चैप्टर हम लोग क्रिया पढ़ रहे थे, तो क्रिया में हमने क्या बताया कि जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, इसके द्वारा किसी न किसी काम के होने का या करने का बोध हो रहा है ना। जैसे पढ़ना से पढ़ाई काम का बोध हो रहा है, हंसना से हंसने के कार्य का बोध हो रहा है, ऐसे खेलना से खेलने के कार्य का जो है बोध हो रहा है कि नहीं। तो इसे हम लोग कहेंगे क्रिया, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ब। अब इसके बाद में कर्म के आधार पे, कर्म को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जेक्ट, यानी कर्म के आधार पे क्रिया के मुख्य दो भेद होते हैं। ठीक है, पहला होता है नंबर एक सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया होता है जिस क्रिया के साथ में उसका कर्म रहता है, यानी जिस क्रिया के साथ उसका कर्म होता है उसे हम लोग सकर्मक क्रिया बोलते हैं। जैसे मैंने एक वाक्य पढ़ा कि राम ने रामायण की पुस्तक पढ़ी। तब देखिए यहाँ पे पढ़ना क्रिया का ऑब्जेक्ट क्या है, रामायण। राम ने क्या पढ़ा, रामायण पढ़ा, तो इसका मतलब रामायण यहाँ पे कर्म है। तो इस वाक्य में क्रिया के साथ में उसका कर्म मौजूद है और क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आपका सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, इसी तरह से आपका होता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्म पर ना पढ़कर सीधे कर्ता पर पड़ता है। जैसे राम पढ़ता है, तो राम क्या पढ़ता है ये नहीं मालूम, लेकिन पढ़ कौन रहा है, राम पढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्रिया का सीधा संबंध सब्जेक्ट से है, यानी क्रिया का फल सीधा कर्ता भी पढ़ रहा है, सब्जेक्ट भी पढ़ रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे अकर्मक क्रिया। तो कर्म के आधार पे सकर्मक और अकर्मक का भेद मुख्य रूप से ऐसे लिखेंगे कि जिस क्रिया में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस वाक्य में क्रिया का फल सीधे कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, या संक्षेप में हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि जिस वाक्य में कर्म रहता है वो सकर्मक होता है और जिस वाक्य में कर्म नहीं रहता है वो अकर्मक होता है। इतना समझ में आया? हेलो, हाँ, कोई डाउट इसमें? नो डाउट ना? हाँ, तो आप लोग इसको अगर पेपर में आता है क्रिया से संबंधित तो क्वेश्चन कर लेंगे ना, क्रिया क्या होती है, क्रिया कर्म के आधार पे क्रिया के कितने भेद होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, या क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया में क्या अंतर होता है। ठीक है, सकर्मक क्रिया के क्या एग्जाम्पल होते हैं, अकर्मक क्रिया के क्या एग्जाम्पल होते हैं। इस तरह से ढेर सारे भेद हो सकते हैं, तो आप लोग उसको कर लेंगे ना। हाँ, वेरी गुड। अब देखिए ये, हाँ, तो आपका दो क्रिया के दो भेद हो गए, सकर्मक और अकर्मक। अब आपकी जो सकर्मक क्रिया होती है उसके भी दो भेद होते हैं। ठीक है, पहला होता है एक कर्मक क्रिया, दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया मतलब जिस क्रिया के साथ उसका एक कर्म होता है उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम रामायण पढ़ता है, तो इसमें एक ही वाक्य कर्म है रामायण। ऐसे मैं ताजमहल देखने गया, तो यहाँ भी देखिए एक ही ऑब्जेक्ट है ताजमहल। तो जहाँ पे एक ही कर्म होता है वहां पे एक कर्मक क्रिया होती है, और जहाँ पे एक से अधिक कर्म होते हैं यानी दो कर्म होते हैं वहां पे द्विकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक वाक्य बोला, राम ने लक्ष्मण को ताजमहल दिखाया। तो यहाँ पे देखिए दो कर्म आ रहे हैं, पहला है क्या दिखाया, ताजमहल दिखाया, दूसरा है किसको दिखाया, लक्ष्मण को दिखाया। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आएंगे यानी दो कर्म आएगा, इसलिए इसको हम लोग द्विकर्मक क्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो अगर एक कर्म रहे तो एक कर्मक क्रिया, और अगर दो कर्म रहे तो उसको हम लोग द्विकर्मक क्रिया बोलते हैं और द्विकर्मक क्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्रिया की परिभाषा, क्रिया के प्रकार, क्रिया के एग्जाम्पल, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ये सब चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लेंगे। ओके, हाँ, वेरी गुड, ठीक है। ओके स्टूडेंट।